नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो फिर आप 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज ले लें और उन पे सॉल्व कर लें। उसकी चाहे इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट ना हो, उसकी फाइंड आउट करें, सिर्फ 4 वैल्यूज पे वैल्यू निकाल लें, तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिस जी जी पूछिए बेटा। मिस वो आपने एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी ना, एक्स एन स्क्वायर की, जो आपने बोला रिमाइंड करा देना मुझे। मैं आप पूछ रही थी, आप शायद सुन नहीं रहे थे। मैंने आते ही सबसे पहले यही कहा है कि वो स्टूडेंट कहाँ है जिन्होंने क्वेश्चन किया था। ठीक है, मैं यही चाह रही थी क्लास स्टार्ट करने से पहले कर दूं। अच्छा भाई, जो भी क्लास में सब अटेंडीज हैं सब लोग सुन लें, ये इन्होंने अच्छा एक क्वेश्चन रेज किया है। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन रेज किया कि एक्स एन ऑफ स्क्वायर अगर होगा तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, एंड एक्स स्क्वायर एन होगा तो किस तरह ग्राफ बनेगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो पहले ये थोड़ा सा देख लें इसका डिफरेंस, के क्या डिफरेंस होगा। एक्स एन स्क्वायर का मतलब तो ये है कि नंबर ऑफ सैंपल जो है ना उसका स्क्वायर हो रहा है। यानी पहले एक मैं इनपुट सिग्नल ले लेती हूँ, उससे फिर दोनों को एक्सप्लेन करा दूंगी। एक इनपुट सिग्नल है मेरे पास, चलिए मैं इसको जो है ना इस तरह से कराती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ना थोड़ी सी पेपर की भी तैयारी हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। एक एक्स ऑफ एन का सिग्नल है जो कि इस तरह से मेरे पास बना हुआ है कि n+1 n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू, अच्छा 3 वैल्यूज ले, हाँ सही में सही है। n फॉर n इक्वल्स टू 0, n फॉर n इक्वल्स टू 1 2 1 2, सही है। मैंने इस तरह से फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन को सबसे पहले तो आपको सिंपलीफाई करके एक सीक्वेंस बनाना है। अब सीक्वेंस किस तरह बनेगी, n की वैल्यू देखें, ये n है और n की वैल्यू यहाँ गिवन है 0। तो फर्स्ट वैल्यू जो 0 के ऊपर है वो क्या बन जाएगी, वो हमारी बन जाएगी +1। 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये मेरी वो वैल्यू बन गई जो ओरिजिन पे है। ठीक है, उसके बाद n डिवाइडेड बाय 2। अब n फॉर 1 n फॉर 2, चलें फॉर 3 भी कर लेते हैं, थोड़ी सी बढ़ जाएगी सीक्वेंस में। फॉर 1 2 एंड 3। अच्छा, जब n इक्वल टू 1 होगा तो 1/2 होगी पहली वैल्यू। जब 2 होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 1। ये जब थर्ड वाले के लिए 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास सीक्वेंस बन गई इस फंक्शन को देखते हुए। ठीक है, अब जब मेरे पास सीक्वेंस बन गई तो अब इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर लूं। ग्राफ आप लोगों को सबको प्लॉट करना आता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, आप लोगों को सबको आता है, अब तो आ ही चुका है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो गया। अब ग्राफ प्लॉट होने के बाद मुझे इस पे पहले तो मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देती हूँ ना, एक्स स्क्वायर एन, ये ज्यादा आसान है। अब मुझे क्या करना है, ये एक्स ऑफ एन की सीक्वेंस आ गई, इस पे मुझे दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक्स एन स्क्वायर और एक्स ऑफ एन, एक्स स्क्वायर ऑफ एन। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर ऑफ एन करके दिखा देती हूँ आपको। एक्स स्क्वायर ऑफ एन का मतलब क्या है कि क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। जो एक्स एक्स की वैल्यू है ना, जो भी ये वैल्यू है एम्पलीट्यूड की वैल्यू, इसका क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है। एक्स के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो उसका मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है। ये बात गौर से सुनिएगा, इसका मतलब हो रहा है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है, फंक्शन का स्क्वायर नहीं, मतलब पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हो रहा है। सैंपल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैंपल वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। तो स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और कम हो जाएगी वैल्यू, 1/4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर अगेन 1 है, 3/2 का स्क्वायर क्या है, 9/4। तो इस तरह से प्लॉट हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ एन। सही है, यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि एक्स एक्स तो जो भी सिग्नल है उस स्ट्रेंथ है ना, उस स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कराना है, टू की सॉरी पावर लेनी है 2। ठीक है, उसके बाद अगर अब आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर एक्स एन ऑफ स्क्वायर ले, अब ये किस तरह से लेंगे, ये वो वाली बात आ गई जिस तरह हम कंप्रेशन एक्सपेंशन के अंदर करते हैं ना। अब एन सैंपल्स के ऊपर डिफरेंस आएगा। सैंपल पे क्या डिफरेंस आएगा, कि जो अब मैं यहाँ पे ना रफ में थोड़ा सा लिख कर आपको बताती हूँ। अगर 1 पे सैंपल था तो वो कहाँ मुझे ऑब्टेन होगा, 1 स्क्वायर पे ऑब्टेन होगा, दैट मीन्स के 1 पे मिलेगा मुझे सैंपल। ठीक है, 2 पे अगर कोई सैंपल था
तो वो मुझे कहाँ मिलेगा, 2 स्क्वायर, दैट मीन्स कि मुझे 4 पे सैंपल मिलेगा, यानी 1 का सैंपल मुझे 1 पे ही मिलेगा, 2 का सैंपल मुझे 4 पे मिलेगा। फिर 3 का सैंपल मुझे कहाँ मिलेगा, 3 स्क्वायर, दैट मीन्स कि 9। 3 का सैंपल मुझे कहाँ मिलेगा, 9 पे मिलेगा। 4 पे तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, 1 2 3। सही है, अगर माइनस की कोई टर्म होती तो इसी तरह माइनस का स्क्वायर होता। तो अब जो 1 का सैंपल था वो मुझे 1 पे ही मिल रहा है, जो 1 थी वैल्यू। 2 का सैंपल जो था वो मुझे 4 पे मिल रहा है, यानी 2 3 ब्लैंक रहेंगे, 4 के ऊपर मुझे क्या वैल्यू वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू मिलेगी जो 2 पे थी। सॉरी, 1 का सैंपल 1 पे था, 0 का सैंपल तो 0 पे ही रहेगा ना, 0 स्क्वायर। 1 का सैंपल मुझे 1 पे ही मिला, 2 का सैंपल अब मुझे 2 पे नहीं मिलेगा बल्कि कहाँ मिलेगा, 4 पे मिलेगा। 2 3 फिर ये 4, अब मुझे मिला 4 पे जो कि 1 है। सही है, 3 का सैंपल मुझे 9 पे मिलेगा, यानी अब 5 6 7 8 पे मुझे कुछ नहीं मिला, 9 पे मिलेगी वो वैल्यू जो 3 पे थी। ठीक है, समझ आ गया ये। मिस अगर ये 0 पे ना दिया होता तो फिर हम ओरिजिन क्या लेते? 0 पहली टर्म। बेटा देखें, अब आप अपने जहन में बिठा लें कि 0 को ही ओरिजिन लेना है। नहीं, यहाँ पे सैंपल हमें 0 से दिया है ना, अगर ना दिया होता। ना दिया होता तो 0 को ना लेते, आप वहीं से लेते जहां से फॉर एग्जाम्पल कि ये वाली टर्म दी हुई नहीं है। अगर सही दी है। हुई, सही है, दी हुई नहीं है ना, तो ये सैंपल ड्रॉ ही नहीं होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा। अगर ये वैल्यू दी हुई नहीं है तो हम 0 को लेंगे ही नहीं, बस यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 पे कोई हाँ, सैंपल ही, स्टार्ट हुआ। 1 से स्टार्ट हो गया सिग्नल। सही है, तो इसमें एरो आप लगाएंगे ही तो नहीं, आप 0 ओरिजिन बताना है ना, जरूर बस ओरिजिन लगाएंगे ही नहीं, आप कोई बताएंगे ही नहीं कि ओरिजिन है, फर्स्ट वैल्यू यही है हमारी, बस उसमें फिर एरो लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप इसको इस तरह से शो कर दें, n=1 n=2 n=3, वरना अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर आपको बताया जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर वो आपको बताई जानी चाहिए। और अगर नहीं बताई गई होगी तो आप फिर उसको सपोज कर लेंगे कि मैंने फर्स्ट वैल्यू को n=1 सपोज किया, या n=-1 सपोज करें तो भी आप बता दें कि मैंने n=-1 सपोज किया फर्स्ट वैल्यू को। ठीक है, ये अब फिर अगर कुछ नहीं बताया गया होगा तो आपकी सपोजिशन जो भी होगी वो कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कंप्लीटली हर चीज के बारे में अवेयर कर दिया गया होगा तो आपको वही करना है जो आपको क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन अगर वो नहीं है, कोई बेसिक है, कोई पैरामीटर है, तो आप जो भी कंसीडर करते हैं वो कंसीडरेशन आपकी एक्सेप्ट होगी। बेटा माइक प्लीज अपने ऑफ कर लें, जिन लोगों के ओपन हुए प्लीज ऑफ कर लें माइक। जो क्वेश्चन कर रहा है सिर्फ वो खोला करे प्लीज। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो मुझसे रेस हैंड रेस करके मुझसे क्वेश्चन कर ले, वरना हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, रेस कर दूं इसको, टॉपिक कंटिन्यू कर लूं अब मैं। बेटा वो आंसर कर दें जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उनके समझ आ गई बात, क्योंकि वो दो यस तीन मिस, पूछ चुके यस हैं। मिस, समझ आ गई, चलें ठीक है, सही, ओके। यस मिस। ठीक है, चलें। अब मैंने ना ये बोर्ड इरेज नहीं किया था, लास्ट जो हमारा चल रहा था ना, जहाँ मैंने स्टॉप किया था ना वहां तक स्टॉप हुआ हुआ है, ऐसे ही बोर्ड पे मौजूद है सारी चीजें। हम इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रिवीजन करके फिर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी x ऑफ k h ऑफ n माइनस के, यही पढ़ी थी ना डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज में यहाँ पर देखिए, मैंने ये बाद में लिखा है, ये इसीलिए लिखा है थोड़ा लाइट मार्कर से, ताकि शो हो जाए कि ये मैंने पहले कल नहीं बताई थी बात, कि कन्वोल्यूशन का सिंबल ना इस तरह स्टेरिक होता है। अगर फिर उसको इस तरह से लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने n लिख दिया, ये होगा ये। कन्वोल्यूशन का सिंबल जो होता है ना वो स्टेरिक होता है, दोनों फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है। अगर आपको एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के, ये तो उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो है ना एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये जो टर्म है ना, ये शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्वोल्यूशन को।
इस तरह अगर फॉर्म में लिखा हुआ हो एक्स ऑफ वाई ऑफ एन एक्स ऑफ के स्टेरिक एच ऑफ के या एक्स ऑफ एन स्टेरिक एच ऑफ एन, ये तो खैर वेरिएबल होता है ना, इस वेरिएबल से कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी ये रिप्रेजेंट किसको कर रही होगी, ये कॉन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और ये जो है वो कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन है। तो दोनों तरह से कॉन्वोल्यूशन लिखा हुआ आ सकता है। अगर स्टैटिक लिखा हुआ है तो ये परेशान नहीं होइएगा कि ये क्या चीज है, हमने तो इस तरह की चीज नहीं पढ़ी, इसीलिए मैंने बता दिया, कल मैं बताना भूल गई थी स्टैटिक वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी वाले क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हमने थोड़ा सा देखा था कि कॉन्वोल्यूशन के 3 मेथड्स हमने देखे थे। फर्स्ट नंबर का पे हमने ग्राफिकल मेथड, वो हमने डिटेल में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर उसके बाद मैंने टेबुलर वेरिफिकेशन के लिए टेबुलर मेथड भी आपको करा दिया था। आपको नोट्स में भी एक थोड़ा सा डिफरेंट टेबुलर मेथड मिलेगा, वो मल्टीप्लिकेशन सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। या जो एक टेबल बना के आपको मैंने क्लास में सॉल्व करवाया था, उसकी मैंने बस पीडीएफ भेजना भूल रही हूँ बार बार ना, आज भेज दूंगी इंशाल्लाह। तो वो एक और टेबुलर, जो टेबुलर मैंने क्लास में कल करवाया था आपको के मैप की तरह बनाकर, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। बाकी थर्ड मेथड जो है वो एनालिटिकल था, एनालिटिकल हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा कंटिन्यू हो रहा है अभी। तो एक सीक्वेंस ली थी जो ग्राफिकल ली थी, सेम वही सीक्वेंस को अडॉप्ट किया गया था ताकि जो रिजल्टेंट्स आए वो वेरीफाई हो सके। तो 2 सीक्वेंसेस हैं, एच ऑफ एन की और एक्स ऑफ एन की। ये आपने लास्ट क्लास में देख लिया था कि एच ऑफ एन की भी 4 वैल्यूज हैं और एक्स ऑफ एन की भी 4 वैल्यूज हैं डिस्क्रीट की। लिमिट इसकी 7 आई थी, इस तरह से आई थी कि लिमिट की का फॉर्मूला होता है एल ऑफ एक्स प्लस एल ऑफ एच माइनस 1, यानी लेंथ ऑफ एक्स, यानी एक्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो, प्लस नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ एच माइनस 1। तो इसमें 4 थे, इसमें भी 4 थे, 4 + 4 8 माइनस 1 7। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई 7, यानी हमें कन्वोल्यूशन 7 स्टेप्स तक परफॉर्म करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट और मैक्स मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, वो थोड़ा सा बस हम अपने देख लेते हैं कि किस तरह से हो रहा है, वरना बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो वो बस कन्वोल्यूशन परफॉर्म करते रहते हैं, जहां पर 0 आ जाती है वैल्यू, मतलब माइनस, वो बस खाली वो स्लाइड करते रहते हैं एच ऑफ एन को और एक्स ऑफ एन को ना, वो ये चेक करते हैं जहां पर 0 हो जाती है टर्म, तो बस इसका मतलब है कि इससे आगे, इससे पीछे नहीं होगी, उसको लोअर लिमिट कंसिडर कर लेते हैं। तो वो एक थोड़ा समझिए, जैसे आपने न्यूमेरिकल मेथड में आपने आइट्रेशन की थी परफॉर्म, याद है किसी को? आइट्रेशन आप लोग परफॉर्म करते हैं ना न्यूमेरिकल मेथड, एक सब्जेक्ट होगा उसमें, नहीं याद किसी को? रिप्लाई नहीं कर रहा, नो मैं नहीं किया आपने? न्यूमेरिकल मेथड नहीं पढ़ा एक सब्जेक्ट मैथ्स में? अच्छा चलें, छोड़ो, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या होता है। नॉर्मली उसमें ये होता है कि बस वैल्यूज पुट कर करके देखते जाते हैं, जहां पर 0 आ जाती है ना वैल्यू, तो बस फिर वो ये हो जाता है कि हाँ ये यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है, ये नहीं समझ लें, ट्रायल बेसिस होता है वो, कि आप ट्राई करते रहते हैं डिफरेंट वैल्यूज, जहां पर भी आपका रिजल्ट मीट कर जाता है वो वैल्यू पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो बुक्स वगैरह में है, बुक में आप इंटरनेट पे भी देखेंगे, लिमिट्स कहीं पे भी शो नहीं की हुई, वो भी ट्रायल बेसिस पे होता है। इस तरह से होता है कि बस एच को हमने अभी कॉन्वोल्यूशन में कल क्या पढ़ा था कि एक्स को हम स्टिल रखते हैं और एच को स्लाइड करते जाते हैं, माइनस की तरफ भी प्लस की तरफ भी। हमने तो बस वहां तक स्लाइड किया था जहां तक हमने अपनी लिमिट की वैल्यू निकाली थी, वरना बुक्स में या इंटरनेट पे आप ये देखेंगे कि वो स्लाइड करते जाते हैं अंटिल की वैल्यू 0 आ जाए। जब 0 वैल्यू आ जाती है तो बस फिर उसके बाद वो स्लाइड नहीं होता। इस तरह से करते हैं, नेगेटिव एक्सिस पे भी स्लाइड करते जाते हैं, जब वैल्यू 0 आ जाती है तो बस फिर उसके आगे स्लाइड नहीं करते, वो कह देते हैं कि इससे आगे ये लोअर लिमिट थी। और इसी तरह पॉजिटिव एक्सिस पे भी स्लाइड करते जाते हैं, एच में डिले लेकर आते जाते हैं। इन दी एंड जब वैल्यू 0 आ जाती है, एक्स ऑफ एन एच ऑफ एन बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे होते हैं, 0 आ रही होती है वैल्यू, देन फिर वो जो लास्ट वैल्यू आई होती है वो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। तो हमने थोड़ा सा ड्राइव कर लिया था, बस ये देख लिया था कि मिनिमम लिमिट हमने इस तरह से ड्राइव की थी कि इन दोनों ब्रैकेट्स में से जो इनिशियल वैल्यू है उसको हमने लोअर लिमिट कंसिडर की थी। यानी आप देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 इज अ लोअर लिमिट ना, तो -1 से स्टार्ट किया था और -1 में क्योंकि हमें 7 वैल्यूज चाहिए, तो -1 में 7 हमने वैल्यूज ऐड कर ली, -1 0 1 2 3 4 5, यानी 5 तक टोटल 7 वैल्यूज होती हैं, तो हमने कंसिडर कर लिया था -1 से लेके 5 तक की इसकी
लिमिट है, और ये लिमिट सही प्रूव हो रही थी कि इनके ऊपर ही वैल्यूज आएंगे, इससे आगे वैल्यूज आएंगे, इससे आगे भी 6 पे भी वैल्यू 0 आ रही है और -2 पे भी 0 आ रही है। ये मैं पहले सॉल्व करके देख चुकी हूँ, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड का फॉर्मूला वही है, y ऑफ n x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लिमिट्स हमने यहाँ पर इसकी लिख ली थी कि -1 से लेके 5 तक लिमिट होंगी। देन हमने फॉर्मूले में माइनस इन्फिनिटी की जगह वैल्यू पुट कर दी -1 और प्लस इन्फिनिटी की जगह वैल्यू पुट कर दी +5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें दोनों वेरिएबल पुट करने होंगे इस इक्वेशन में, k का वेरिएबल भी पुट करना होगा, n का भी करना होगा। सबसे पहले तो ये लिमिट्स है k की, ठीक है, ये याद रखिएगा बात। ये लिमिट्स किसकी है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूलें नहीं। ये लिमिट्स है k की, ठीक है। तो जो समीशन ओपन होगा, तो समीशन किसके रिस्पेक्ट से ओपन होगा, समीशन k के रिस्पेक्ट से ओपन होगा। तो हम इस सबमिशन को सबसे पहले मैंने ओपन कर दिया, k की वैल्यू पुट करती गई, यानी -1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है। तो सबसे पहले k की जगह x ऑफ -1, यानी x k की जगह पुट किया -1, तो x ऑफ -1, h ऑफ n माइनस k था तो n -1 यहाँ पर पुट करूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, h ऑफ n +1। फिर x की जगह, अब पहली वैल्यू हो गई समीशन की, -1 के बाद 0 आता है, x ऑफ h ऑफ, बेटा प्लीज माइक ऑफ कर लें, h ऑफ n माइनस k की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। देन अब मैं 1 पुट करना है, x ऑफ 1 h ऑफ n ऐसे लिखा, माइनस k की जगह 1। फिर x ऑफ 2 h ऑफ n माइनस 2, यानी k की जगह 2 पुट कर दिया। देन 3 x ऑफ 3 h ऑफ n माइनस 3। अब देन k इक्वल्स टू 4 के लिए x ऑफ 4 h ऑफ n माइनस 4। देन 5 के लिए, k इक्वल्स टू 5 के लिए x ऑफ 5 प्लस h माइनस h ऑफ n माइनस 5। तो इसको मैंने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर a, ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्या क्या वेरिएबल मौजूद है, मेरे पास n वेरिएबल मौजूद है जिसकी वैल्यूज अभी मुझे पुट करनी है। नाउ अब हम जो है इसी तरह, इसी वे में, जिस तरह हमने k की वैल्यू पुट की है, n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और रिजल्ट लेकर आएंगे, ठीक है। पहले मैं ये इक्वेशन जो है ना यहाँ पर दोबारा से लिख रही हूँ, ताकि मैं इसके नीचे सॉल्व करूंगी तो फिर जगह थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होगी वहां से देखने में। ठीक है, वो इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया। क्लियर नजर आ रहा है ना बेटा बोर्ड आप लोगों को? यस मिस। जो डाउन हो गई है, अच्छा ये अब सही है। ठीक है, अब जो है अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले इनिशियल लिमिट की वैल्यू क्या थी, n की -1 थी, सही। सबसे पहले क्या थी, -1 थी ना वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू -1 थी, -1 पुट करेंगे हम इसमें। n की जगह जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। x ऑफ -1 h ऑफ -1 +1 प्लस x ऑफ 0 h ऑफ -1 -0, यानी जहां जहां n था वहां वहां मैं क्या पुट करती जा रही हूँ, -1। h के ब्रैकेट में हर जगह जहां जहां -1 मिसिंग था ना, मैं इक्वेशन a जो बनी हुई है उसमें n की जगह -1 पुट करती जा रही हूँ।
आप लोग देखते जा रहे हैं, साथ साथ देखिएगा कि मैं सही कर रही हूँ ना। बाज़ दफा ये होता है बात करते करते ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है और गलत कुछ भी हो जाता है। देखते जाइएगा, मैं सही सारी टर्म्स लिख रही हूँ ना, कोई कहीं गलती तो नहीं कर रही। गौर से देखते जाइएगा साथ साथ। मिस ये -1 किस बेसिस पे रखा है? बेटा ये -1 तो लिमिट है ना, ये रही ना लिमिट्स। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम -1 से लेके 5 तक। ये पहली वैल्यू मैंने पुट की है जी, पहली वैल्यू पुट की है -1। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद मैं 0 पुट करूंगी, फिर 1 पुट करूंगी, 2 3 4 5। ठीक है, सही है। मैंने सब जगह -1 पुट कर दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। सही है, सिंप्लीफाई किया -1 ओ -1 + 1 h(0) हो गया। ये x(0) h(-1) हो गया, h(-2) हो गया, h(-3) हो गया, h(-4), h(-5), h(-6). यही बताना चाह रही थी आपको कि एनालिटिकल मेथड ना बहुत बहुत वो है, लेंदी मेथड है। सही है। अब आप देखें, अब इसको देख के अब हम सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, x(-1) का मतलब ये है कि -1 पे x की कोई वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। x(-1) पे कोई वैल्यू है नहीं है, तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। सही है। और दूसरी टर्म है h(0), तो h(0) के ऊपर क्या वैल्यू है हमारी 2। सही है, तो अब हम दोबारा यहाँ आ जाते हैं। x(1) की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0, और h(0) की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2, प्लस x(0) के ऊपर वैल्यू मेरे पास मौजूद है 1। बार बार मुझे स्लाइड करना पड़ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ नीचे थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी में जो है ना x और y की वैल्यू, h की वैल्यू लिख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। मैं बार बार वहां वो लेके जाऊंगी ना, तो फिर कैमरे की सेटिंग हट रही है। ये दोनों ब्रैकेट शो हो रहा है ना आप लोगों को? ये मैंने टेम्परेरी यहाँ पर लिख लिया है, मुझे बार बार वहां ले जाना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो x(-1) की वैल्यू क्या है, -1 पे तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो वो वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दी x(-1) की जगह। और h(0) की जगह h(0), दैट मीन 0 आपको पता है कि ये होता है एरो। 0 पे क्या वैल्यू मौजूद है, 2 है, वो ये मैंने लिख दी। फिर x(0) प्लस का साइन वैसे ही लगा दिया, x(0). अब x(0) के ऊपर क्या वैल्यू मौजूद है, 1 मौजूद है, 1 लिख दिया। h(-1) पे क्या वैल्यू मौजूद है, h(-1) आपको पता है कि ये वाली वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू क्या है, 1 है, ये लिख दिया। प्लस x(1) के ऊपर क्या वैल्यू मौजूद है, 2 मौजूद है। h(-2) पे क्या वैल्यू मौजूद है, -2 पे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसको भी हम। ठीक है, प्लस x(2) पे क्या वैल्यू मौजूद है, 3। h(-3) पे क्या वैल्यू मौजूद है, कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। x(3) के ऊपर क्या वैल्यू मौजूद है, 1। h(-4) पे क्या वैल्यू मौजूद है, कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। x(4) पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। h(-5) पे भी कोई नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबके? अब बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो जो वैल्यूज मौजूद हैं वो वैल्यूज को ऐड अप कर देंगे। ये तो पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये भी 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 पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। खाली क्या बचा, 1 × 1 1, यानी फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या आ गई, -1 के ऊपर 1। अब ये जरा आप लोगों के पास है सॉल्व हुआ हुआ, तो देखें पहली वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। यस, y ऑफ -1 जो है ना 1 ही आया था। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, y ऑफ
-1 = 1। सही है। अब n = 0 पुट करते हैं और फिर पूरा यही प्रोसेस दोबारा परफॉर्म करेंगे। मैं इन्हीं इक्वेशंस में ना थोड़ी सी चेंजिंग कर देती हूँ बस 0 रख के, मुझे पूरी पूरी दोबारा लिखनी पड़ेगी ना। अब मैं n = 0 पुट कर रही हूँ। n = 0 पुट करने के लिए इस वाली इक्वेशन के अंदर जहां जहां n है वहां वहां 0 पुट करेंगे हम। और इस इक्वेशन को देखते हुए सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करूंगी। 0 + 1 तो 1 हो गया, 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 1 -1, फिर 0 - 2 -2, 0 - 3 -3, 0 - 4 -4, 0 - 5 -5। ठीक है, ये टर्म आ गई। उसके बाद ये मैं दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, अब अगेन देख लेते हैं हम। x ऑफ -1 के ऊपर क्या वैल्यू मौजूद है? x ऑफ -1 पे यहाँ पर देख सकते हैं हम, कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। x ऑफ -1 की जगह मैं 0 पुट कर दूंगी। देन h ऑफ 1 के ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू मौजूद है? 1 मौजूद है। प्लस x ऑफ 0 के ऊपर क्या वैल्यू मौजूद है? x ऑफ 0 के ऊपर मेरे पास 1 वैल्यू मौजूद है। अब h ऑफ 0 के ऊपर क्या वैल्यू मौजूद है? h ऑफ 0 पे 2 मौजूद है। प्लस x ऑफ 1 पे क्या वैल्यू मौजूद है? x ऑफ 1 पे 1 है, सॉरी x ऑफ 1 पे 2 है। और h ऑफ -1 पे क्या है? h ऑफ -1 पे 1 है। प्लस x ऑफ 2 पे क्या वैल्यू मौजूद है? क्या वैल्यू मौजूद है? x ऑफ 2 पे 3 मौजूद है। और h ऑफ -2 पे देखें कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। अब देखें h की वैल्यू माइनस में जाती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है। आपको पता है -3 पे भी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, 4 पे भी नहीं है, 5 पे नहीं है। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाएं आगे। आपको नजर ही आ रहा है कि ये सारी टर्म, चाहे मैं x की टर्म लिख भी दूं, ये 0 ही होनी है, क्योंकि h के -3 पे भी कोई टर्म मौजूद नहीं है, -4 पे भी नहीं है, -5 पे भी नहीं है। तो आप इसको खुद से ही 0 लिख दें बिला वजह। अब हम इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ वो वैल्यूज लिखे जिनको आपको पता चल रहा है कि वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, 2 1 प्लस 2 1, बाकी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी टोटल 0 हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिर्फ 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 बचा। तो क्या आ गया? y = 0 के ऊपर वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 4। और मैं आंसर शीट में देख लेती हूँ कि 4 ही आ रही है वैल्यू। कल हमने जो सॉल्व किया था ये वही वाला क्वेश्चन है जी, बिल्कुल 4 ही आ रहा है रिजल्ट। दैट मीन्स कि हमने सही कैलकुलेशन परफॉर्म किया। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? समझ आ रहा है? ये कोई मसला तो नहीं हो रहा? समझ तो आ रहा है लेकिन लंबा बहुत है। बहुत लंबा है बेटा, आई नो कि बहुत लंबा है ये। बस ये लंबा इसलिए है कि हमने 4 की सीक्वेंसेस ली हुई हैं। अगर हम सीक्वेंस कम कर देंगे, 2 की या 3 की कर देंगे, तो निस्बतन कम हो जाएंगी वैल्यूज। अभी तो जैसे 7 वैल्यू ऑब्टेन हो रही है ना फॉर 4 वैल्यूज, मतलब एक अगर सीक्वेंस में 4 वैल्यू है तो मेरे पास 7 मुझे कैलकुलेशंस करनी है। अगर मैं इसको 3 कर दूंगी तो मुझे 5 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सही है। और अगर 2 हो जाएंगी तो मजीद 3 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिपेंड करेगा, जितने नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होंगे उतना लेंथी होगा।
तो पेपर में कोशिश ये की गई है कि आपको छोटी सीक्वेंस दी जाए ताकि बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन ना हो। ठीक है, ये तो समझाने के रिस्पेक्ट से आपको 4 की सीक्वेंस दी थी। सही है, अब हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। अब जहां जहां एन में हमने 0 पुट कर किया था वहां वहां बस एक वैल्यू और बता रही हूँ, बस उसके बाद इसको स्टॉप करूंगी क्योंकि सेम ही चीज है जो रिपीट हो रही है। सही है, जहां जहां आप 0 था वहां वहां 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने से एच की वैल्यू में चेंजिंग आ गई। देखिए एच की वैल्यू स्लाइड करती जा रही है, एक्स फिक्स है, एच की वैल्यू क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। वहां पे भी हम यही कर रहे थे ना कि हमने एक्स को फिक्स रखा हुआ था ग्राफिकल में और सिर्फ एच को स्लाइड किया था। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि एच स्लाइड हो रहा है। आप देखें पहले सबसे पहले -1 -2 -3 ये था, फिर माइनस, फिर 0 1 2 3 हो गया। मतलब ये एच की वैल्यू बस स्लाइड करती जा रही है। ठीक है, अब मैं देखें आप मजीद डायरेक्ट करके लिखूंगी ताकि आपको समझ आए। एक्स ऑफ -1 पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, मुझे मालूम है कि एक्स ऑफ 1 पे माइनस कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो मैंने दूसरी वैल्यू लिखी नहीं, डायरेक्ट इसकी जगह 0 लिख दिया। ठीक है, एक्स ऑफ 0 पे हाँ मुझे मालूम पता है कि वैल्यू मौजूद है 1 है, और एच ऑफ 1 के ऊपर भी वैल्यू मौजूद है 1 है, तो वो वैल्यू मैंने लिख दी। प्लस एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 1 पे क्या है, 2 है। एच ऑफ 0 के ऊपर क्या है, एच ऑफ 0 पे 2 है। प्लस एक्स ऑफ 2 के ऊपर क्या है, 3 है। एच ऑफ -1 पे क्या है, 1 है। सही है, अब अगर एच ऑफ -2 आएगा तो मैं वैल्यू पुट ही नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है इससे पीछे सीक्वेंस है ही नहीं। अब यहाँ देखिए एच ऑफ -2 आ गया, हालांकि एक्स ऑफ 3 है लेकिन मैं इसको डायरेक्ट 0 लिखूंगी। फिर मुझे पता है कि एच ऑफ -3 पे भी कोई वैल्यू नहीं है, -4 पे भी कोई वैल्यू नहीं, तो सिर्फ ये 3 वैल्यूज आ गई। तो सिंप्लीफाई आप खुद अपनी उसके उसके लिहाज से कर सकते हैं। शुरू में मैंने इसीलिए पूरा डिटेल में बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें क्या करना है, लेकिन आगे आप देखते देखते जाएं तो आप सिर्फ वो वैल्यूज पिक करें जिनकी वैल्यूज हैं मौजूद, जिनकी नहीं है वो तो ऑलरेडी 0 ही होनी है। तो 1 + 4 + 3 = 8, और 8 ही वैल्यू आनी थी फॉर y = 1। ठीक है, तो 3 वैल्यूज मैंने आपको करके बता दी हैं कन्वोल्यूशन की एनालिटिकल मेथड के थ्रू। देखिए इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। इसी तरह आप 2 3 4 5 सब पुट करेंगे और बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपके पास रिजल्ट आएंगे। सॉल्व हुआ हुआ ये आपके पास पीडीएफ फाइल में भी मौजूद है, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें। अब कोरिलेशन स्टार्ट करें। तो कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट निकाल लेते, इतनी मेहनत क्यों करी? कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल के डायरेक्ट नहीं निकलेगा ना, क्या डाल के डायरेक्ट निकालोगे। इस रेंज डाल देंगे और फॉर्मूला डाल देंगे, निकल जाए। तो बेटा कैलकुलेशन करके शो करोगे तो नंबर मिलेंगे, खाली रिजल्ट पे नंबर थोड़ी मिलते हैं, प्रोसीजर पे नंबर मिलते हैं। चाहे आपका रिजल्ट गलत आ रहा हो लेकिन अगर आपका प्रोसीजर सही होता है तो आपको नंबर मिलते हैं, और अगर डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ तो नंबर नहीं मिलते, प्रोसीजर के नंबर फिर होते हैं। इसके नंबर कितने होंगे, 15 20? पेपर हाथ में मिलेगा तो पता चल जाएगा कि कितने नंबर हैं। सही है, 20 नंबर का टोटल पेपर है आपका। अच्छा, एक दफा खुद से करोगे ना पता चल जाएगा, इतना आसान नहीं है। दो दो 3 की सीक्वेंस लेना या 2 की सीक्वेंस लेना, फिर देखना इतना मुश्किल नहीं है। ये मैंने 4 की सीक्वेंस पे कराया है इसलिए ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चले मैं इसको इरेज करके अब कोरिलेशन स्टार्ट कराती हूँ। कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन से बिल्कुल मिलता जुलता है, कॉन्वोल्यूशन की ही तरह है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको समझना होगा क्या डिफरेंस है।
कोरिलेशन की दो टाइप्स होती हैं, ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन। ठीक है, सबसे पहले इसकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लें। आप कहेंगे टॉपिक स्टार्ट हो गया, हम इसे ज्यादा थ्योरेटिकल डिफाइन नहीं किया। ये कहाँ यूज होते हैं? ये नॉर्मली डीएसपी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये कोरिलेशन कन्वोल्यूशन के प्रोसेस। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी दे रही हूँ मैं आपको, उससे थोड़ा सा शायद आपको समझने में आसानी रहे कि ये नॉर्मली इसलिए यूज किए जाते हैं, ये जो है प्रोसीजर, ये इसलिए वो किया जाता है ताकि हम किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को चेक कर सकें कि ये सिग्नल मतलब मैचिंग के लिए फॉर एग्जांपल ये यूज होता है। जैसे अगर एक इनपुट सिग्नल है, वो मैंने होकर बैक होकर आया, अब वो सिग्नल मुझे चेक करना है कि ये हमारा ही सिग्नल है जो मैंने सेंड किया था, या कोई और नॉइज सिग्नल आ गया है, या किसी और का, किसी एनिमी का सिग्नल मेरे पास आ रहा है। तो उस सिग्नल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्नल को कोरिलेट कराते हैं या कन्वोल्यूशन करवाते हैं उसके परफॉर्म। कन्वोल्यूशन कराने के बाद हमारे पास यकीनन रिजल्टेंट जो होते हैं वो सेव होते हैं। तो अगर रिजल्टेंट उन रिजल्टेंट से मैच कर रहे होते हैं तो फिर दैट्स फाइन, ये सिग्नल हमारे एक्सेप्टेबल है। और अगर मैच नहीं कर रहे होते, इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल कहीं और से आ रहे हैं। अब वो उसके लिए फिर आगे जो भी जहाँ पे भी जिन डिपार्टमेंट में है, उन डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट से देखा जाता है कि ये एनिमीज के सिग्नल है। अगर आर्मी वगैरह में यूज हो रहा होता है तो ये एनिमीज से सिग्नल आ रहे हैं कोई, या कहीं और से आ रहे हैं। वरना नॉर्मली ये होता है कि कोई सिग्नल सेंड करने के बाद जब दोबारा रिसीव होता है तो उस पर कॉन्वोल्यूशन या कोरिलेशन अप्लाई होती है। देन उसके रिजल्टेंट को चेक किया जाता है कि ये रिजल्टेंट वही आ रहे हैं जो हम मैच कर रहे हैं हमारे रिजल्टेंट से। अगर मैच कर रहे हैं तो सही है, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, अदरवाइज उनको डिवाइस एक्सेप्ट नहीं करती। रडार में कोरिलेशन परफॉर्म होती है। जो सिग्नल भी सेंड किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है, जब वो रिसीवर पे दोबारा रिसीव होता है तो उसकी कोरिलेशन परफॉर्म होती है। और कोरिलेशन के बाद अगर वो सिग्नल दोबारा रिट्रीव हो जाता है, सेम सिग्नल रिट्रीव हो जाता है, तो दैट्स फाइन, ये सिग्नल जो है वो जो ट्रांसमिट हुआ था वही रिसीव बैक हुआ है। अदरवाइज अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सिग्नल रिसीवर पे रिसीव नहीं होता। ठीक है, तो कोरिलेशन की दो टाइप्स हैं, ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन में क्या होता है और क्रॉस कोरिलेशन में क्या होता है? क्रॉस कोरिलेशन तो बिल्कुल कन्वोल्यूशन की तरह ही होता है कि इसमें वही दो सीक्वेंसेस होती हैं, एक एक्स ऑफ एन की सीक्वेंस होगी, एक एच ऑफ एन की सीक्वेंस होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन की टर्म में नहीं बात होती, एच ऑफ एन को उन्होंने वाई ऑफ एन की टर्म में थोड़ा सा चाहे चेंज, ताकि चेंज हो जाए कन्वोल्यूशन से, वरना कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आएगा। इसलिए एक एक्स ऑफ एन की सीक्वेंस होती है और एक वाई ऑफ एन माइनस एल, यहाँ पर वेरिएबल भी चेंज हो गया, वाई एन माइनस एल की सीक्वेंस होती है। ठीक है, और ऑटो कोरिलेशन में क्या होता है? ऑटो कोरिलेशन में जो सीक्वेंस हो, इसी तरह यानी दो सीक्वेंसेस होती हैं, एक एक्स की सीक्वेंस आपको मिलेगी, एक वाई की सीक्वेंस मिलेगी आपको, और उन दोनों को आपको कोरिलेट कराना है। ठीक है, लेकिन जो ऑटो कोरिलेशन होता है, ऑटो कोरिलेशन में एक ही सीक्वेंस होती है, एक ही सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस को फिक्स रखते हैं और उसी सीक्वेंस को शिफ्ट कराकर फिर कोरिलेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, सेम ही सीक्वेंस होती है, सिर्फ एक एक्स की सीक्वेंस आपको गिवन होगी, आपको इसी सीक्वेंस को दोबारा लिखना है और उस सीक्वेंस को दोनों, अब इन दोनों को दोनों सपोज करके फिर कोरिलेट कराना होता है। तो नॉर्मली रडार के अंदर जो है ना, ऑटो कोरिलेशन परफॉर्म हो रहा होता है रडार में। ठीक है, और भी आप लोग इंटरनेट से इसकी एप्लीकेशंस वगैरह देख लीजिएगा। असल में थ्योरी का इतना ज्यादा टाइम रहता नहीं है क्लास में, क्लास का टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, इन क्लासेस में बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा टाइम। तो ये बात देख लीजिए कि दो टाइप की कोरिलेशन होती है, एक ऑटो कोरिलेशन होती है, क्रॉस कोरिलेशन होती है। ऑटो कोरिलेशन के अंदर एक ही सीक्वेंस गिवन होती है और उसी सीक्वेंस को उसी सीक्वेंस के साथ कोरिलेट कराना होता है। और क्रॉस कोरिलेशन के अंदर दो डिफरेंट सीक्वेंसेस मौजूद होती हैं और दोनों को आपस में कोरिलेट कराना होता है। कोरिलेशन से थोड़ा सा ये डिफरेंस इस सेंस में है कि कोरिलेशन के, अब मैं पहले ग्राफिकल मेथड आपको उसका बताऊंगी। तो ग्राफिकल मेथड में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि जो हम एच ऑफ के को रिफ्लेक्ट कराते थे ना माइनस एक्सेस पे, सिर्फ वो रिफ्लेक्शन परफॉर्म नहीं होगी, बस बाकी पूरा प्रोसीजर वही है।
बस उसमें हमने सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये था ना कि हमने दोनों को पहले प्लॉट किया, एक्स ऑफ के को और एच ऑफ के को, फिर एच ऑफ के को रिफ्लेक्ट कराया, फिर उसको स्लाइड कराया। यहाँ पर क्या होगा कि हम एक्स ऑफ एच और वाई ऑफ एच दो है ना, दोनों जो है, उन दोनों को हम प्लॉट करा देंगे पहले। प्लॉट कराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं कराएंगे, बस वाई वाली सीक्वेंस को हम स्लाइड करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करा के रिजल्ट कराते जाएंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है बस। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कोरिलेशन के अंदर रिफ्लेक्शन परफॉर्म नहीं होगी। कोरिलेशन में क्या नहीं होगी? रिफ्लेक्शन नहीं होगी परफॉर्म। ठीक है, बाकी सेम कोरिलेशन की तरह है ये। ठीक है, अब पहले क्रॉस कोरिलेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है, आर ऑफ एक्स वाई n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n y ऑफ n माइनस l। सॉरी क्लास, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? यस मैम। हाँ सॉरी, थोड़ा सा। अच्छा, अब मैं फॉर्मूला बता
रही थी कोरिलेशन का फॉर्मूला है इस तरह से लिखा जाता है आर ऑफ एक्स वाई। तो ये एक्स, एक फर्स्ट टर्म एक्स है, सेकंड टर्म वाई है, देन समीशन ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन माइनस एल। अब यहाँ पर देखें वो जो के का पैरामीटर था ना, एन माइनस के था ना, तो ये यहाँ पर एल से रिप्लेस हो गया, बस खाली वेरिएबल चेंज हुआ है एन माइनस एल, बाकी है फॉर्मूला वही एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन माइनस एल। और एन की लिमिट्स अब चेंज होंगी, पहले के की लिमिट्स थी ना, यहाँ पर ये एन की लिमिट्स है, ये याद रखिएगा। उसमें के की लिमिट्स होती हैं सॉल्यूशन पे, यहाँ पर एन की लिमिट्स होती हैं, ठीक है। यानी शिफ्टिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या है, एल है, वहां शिफ्टिंग एलिमेंट के था, यहाँ शिफ्टिंग एलिमेंट क्या है, एल है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है। और क्रॉस कोरिलेशन में मैंने आपको बताया दो सीक्वेंसेस होंगी, एक एक्स ऑफ एन की सीक्वेंस होगी, एक वाई ऑफ एन की सीक्वेंस होगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं, वाई ऑफ एन इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। और वाई ऑफ एन की सीक्वेंस ले लिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, डिफरेंट ये कर रही हूँ कि एक सीक्वेंस 4 वैल्यूज की ले रही हूँ, एक सीक्वेंस 3 सैंपल्स की ले रही हूँ, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील हो सके कि हाँ भाई इस तरह भी हो सकता है कि एक सीक्वेंस बड़ी हो, एक सीक्वेंस छोटी हो, या एक में कम एलिमेंट हो, एक में ज्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। पूरा नहीं हम परफॉर्म करेंगे, 2 2 3 3 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ताकि क्योंकि प्रोसीजर आपको ताकि समझ आ जाए, ठीक है। लिमिट्स किस तरह निकलेंगी, लिमिट्स के लिए आपको मालूम है, लिमिट्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एल ऑफ एक्स, यहाँ पर एल ऑफ वाई हो जाएगा, वहां एच था, यहाँ पर एल ऑफ वाई हो जाएगा -1। तो एल ऑफ एक्स कितना है, 3 प्लस एल ऑफ वाई 4 है, -7, ओ सॉरी -1। तो क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी, 7 - 1 6, ठीक है। फिर अगर हम इसकी इनिशियल और फाइनल लिमिट देखने लगे, तो मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया है कि हम देखेंगे दोनों ब्रैकेट में से मिनिमम वैल्यू पे कौन स्टार्ट हो रहा है, -1 -2, ये वाला ब्रैकेट -2 से स्टार्ट हो रहा है, तो -2 हम इसकी इनिशियल लिमिट सपोज कर लेते हैं। -2 से चला कहाँ तक जाएगा, -2 -1 0 1 2 3, यानी ये 3 तक जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको तीसरी बात ये बताई थी कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको ग्राफिकली सॉल्व कर लीजिएगा, सॉरी टेबुलर सॉल्व कर लीजिएगा। पहले टेबुलर कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि टेबुलर तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है ना। रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएंगे हम उसको इजीली वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब एक बात याद रखिएगा कोरिलेशन के लिए, कि कोरिलेशन की सीक्वेंस, मैं वो वाला आपको पीडीएफ भी वैसे सेंड कर दूंगी। कोरिलेशन के लिए आपको ये बात याद रखनी होगी कि आप एक्स ऑफ एन की सीक्वेंस ऊपर रखेंगे और वाई ऑफ एन की सीक्वेंस ऊपर रखेंगे, तभी आपको मतलब आपको सही वैल्यूज ब्रैकेट में मिलेंगी, अदरवाइज आपको रिवर्स सीक्वेंस मिलेगी। अगर आपने वाई ऑफ एन, एक्स ऑफ एन की जगह वाई ऑफ एन रख दिया ना, ये बात याद रखिएगा, एक्स ऑफ एन ऊपर रखेंगे, वाई ऑफ एन वर्टिकल रखेंगे, क्योंकि अगर एक्स ऑफ एन आपने यहाँ रख दिया और वाई ऑफ एन यहाँ रखेंगे ना, तो जो सीक्वेंस आपको मिलेगी ना वो रिवर्स मिलेगी, यानी जो वन पे वैल्यू मिलनी चाहिए वो -1 पे मिलेगी, जो 2 पे मिलनी चाहिए वो -2 पे मिलेगी, सही है। इस तरह रिवर्स सीक्वेंस मिलेगी। तो ये बात याद रखना है, कोरिलेशन के लिए आपको एक्स की वैल्यू ऊपर रखनी है हॉरिजॉन्टल में, और वाई की वैल्यू वर्टिकल में रखनी है, ठीक है। अब उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 1 1 2 3, ठीक है। अब ये बात आपको याद रखनी है कि कॉन्वोल्यूशन में आपने इस तरह एरो बनाए थे ना, कोरिलेशन में आपको इस तरह एरो बनाना है, ठीक है। अब वैल्यूज लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू ये आ रही है ना 4, सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है 11, 8 + 3 11, फिर उसके बाद 12 + 6 + 2 20, देन उसके बाद 4 + 1 + 9, तो 10 और 14, 6 2 8 और 3, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, जिनको हम वेरीफाई कर लेंगे, जो भी हमारे रिजल्टेंट आ जाएंगे कि ये वो वैल्यूज हैं कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करते हैं।
ये तो बिल्कुल देख लें। 4 11 20 14 8 3। मिस लिमिट -1 से स्टार्ट नहीं होगी? किससे? -1 से लिमिट। लिमिट -1 से नहीं स्टार्ट होगी, -2 से स्टार्ट होगी। मैंने आपको बताया इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आपको ये देखना है कि मिनिमम किससे स्टार्ट हो रही है। ये वाला देखें, ये वाला तो -1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला तो -2 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अब दोनों ब्रैकेट में से चेक कर लें, जहां जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू उसको पिक करेंगे। ओके मिस। सही है। -2 से हो रहा था, -2। अब इसमें आप बताएं कौन सी होनी चाहिए वाली। -2 से स्टार्ट हो रही है, -2 ये होगा, -1 ये होगा, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 की होगी। यानी 0 पे ओरिजिन पे मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 20 मिलनी चाहिए। ठीक है। अगर आपसे नहीं होती है और आप ओरिजिन की वैल्यू नहीं बता पा रहे, तो पेपर में इसकी वजह से बैठे नहीं रह जाइएगा, अपना प्रोसीजर प्लीज पूरा कर लीजिएगा। अगर आपको ओरिजिन समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ कम से कम वैल्यूज ही निकाल दीजिएगा। ग्राफिकल करेंगे तो वैल्यू खुद ही 0 पे निकल आएगी, पहली वैल्यू से फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सा ओरिजिन है। ठीक है। तो खाली इसके लिए लिमिट्स के लिए बैठे नहीं रह जाइएगा, आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। मैंने बताई आपको ये बात कि बुक्स वगैरह के अंदर वो विदाउट लिमिट फाइंड आउट किए हुए कोरिलेशन या कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं, जहां पर रिजल्ट 0 आना शुरू हो जाता है स्लाइड करते करते, बस वो उसको सपोज कर देते हैं कि ये लास्ट वैल्यू थी, तो वो लास्ट लिमिट हो जाती है। तो अच्छी बात है कि आप लिमिट निकाल के करें, तो हमें पता चल जाता है हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। लेकिन अगर आपको लिमिट का समझ नहीं आ पा रहा और आप उसकी वजह से बहुत इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा, तो आप उसको छोड़ के बस करना शुरू कर दीजिएगा। कम से कम 3 4 वैल्यू तो निकालिएगा। ये नहीं कीजिएगा कि लिमिट की वजह से क्वेश्चन ही सॉल्व ना कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों को देखा वो इस तरह कर रहे होते हैं, जिस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं उसी में फंसे रह जाते हैं, उसकी वजह से बाकी चीजें सारी रह जाती हैं। तो ऐसे नहीं कीजिएगा कि फंसे रह जाएं और आगे का काम ना करें। आगे का काम प्लीज परफॉर्म कर लीजिएगा, 2 3 वैल्यू तो कम से कम निकाल दीजिएगा। ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड के अंदर फॉर्मूला मैं अभी अभी लिखा था, खैर दोबारा लिख देती हूँ। आर ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एन टेंस टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी की जगह मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक है, -2 से लेके 5 तक है, नहीं सॉरी 3 तक है। एक्स ऑफ एन, वाई ऑफ एन माइनस एल। ठीक है। अब प्लॉट कर देते हैं। मैंने आपको बताया प्लॉटिंग के लिए कि हमें उसी तरह प्लॉट करेंगे जिस तरह कॉन्वोल्यूशन में प्लॉट किया था। और यहाँ पर हमें फर्स्ट में कौन सा वाला एलिमेंट रखना है जो हम शिफ्ट कराएंगे। कल भी यही बात हुई थी ना कि जो फिक्स था वो यहाँ रखा था हमने, राइट पे हमने वो रखा था जो फिक्स था। तो इस फॉर्मूले में देखिए बताएं कौन सा वाला शिफ्टिंग एलिमेंट है, किसको हमें शिफ्ट कराना है, स्लाइड कराना है, और कौन सा वाला फिक्स है। कौन बताएगा मुझे, इन दोनों में से कौन सा वाला फिक्स है और कौन सा वाला स्लाइड होगा। कोई भी नहीं बताएगा। मिस वाई वाला। एक्स ऑफ एन फिक्स है, बिल्कुल वाई वाला बिल्कुल एक्स वाला फिक्स है, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है ना, एक्स्ट्रा कोई भी पैरामीटर नहीं है इसमें। हाँ डिले के साथ शिफ्ट हो रहा है ये। अब अगर माइनस में आ जाएगी वैल्यू तो डिले आ जाएगा, प्लस में वैल्यू आ जाएगी तो एडवांस हो जाएगा। ठीक है। ये शिफ्टिंग एलिमेंट है जो कि शिफ्ट होता जाएगा, ये वाला सिग्नल, और ये वाला फिक्स रहेगा। जो फिक्स होता है वो हमेशा हम राइट पे लिखते हैं, और जो शिफ्टिंग वाला होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट पे लिखते हैं। सही। कॉन्वोल्यूशन में भी हमने यही परफॉर्म किया थी, बिल्कुल यही स्टेप्स देखे थे। तो एक्स ऑफ एन को मैं यहाँ प्लॉट कर रही हूँ। एक्स ऑफ एन की वैल्यू है 1 2 3। 2 है ओरिजिन, 1 है -1 पे, और 3 है +1 पे। ठीक है। 0 1 माइनस, ये है हमारा एक्स ऑफ एन। अब वाई ऑफ एन की बात करते हैं। वाई ऑफ एन के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और 3 हमारा ओरिजिन पे है, 1 पे वैल्यू 4 है,
-1 पे वैल्यू 2 है और -2 पे वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्लॉट हो गया, y ऑफ n। सही है। अब हमें क्या करना होगा, अब जो इसके बाद सेकंड स्टेप हमने कन्वोल्यूशन में किया था कि इसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया था, तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब डायरेक्ट हम क्या स्टार्ट कर देंगे, हम शिफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे। शिफ्टिंग किसकी, एल में वैल्यूज रख के। एल में कौन सी वैल्यूज रखेंगे, एल में हम वैल्यूज रखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये तमाम वैल्यूज एल में हम पुट करके इसकी शिफ्टिंग परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि हम स्टार्ट कर लेते हैं 0 से, ताकि हम 0 पुट कर देंगे सबसे पहले, ताकि हमें इसमें कोई चेंजिंग ना लाना पड़े। ये तो इस टाइम n-0 ही सीक्वेंस है, ये n-0 सीक्वेंस है ना, किसी के समझ आ रही है ये बात? यस मिस, ये आपने वैल्यूज प्लॉट किस किस उस पे की है, कौन सी x और y की? एक्स और वाई की इस सेंस में की है कि जो क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन ये गिवन था। क्वेश्चन से ही कंटिन्यू किया है ना हमने अभी। सही है, इस क्वेश्चन की वैल्यूज को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है। ठीक है, और लिमिट हम पहले निकाल चुके हैं कि हमें लिमिट कहाँ से स्टार्ट करनी है, -2 से स्टार्ट करनी है, 3 तक जाएंगे। ठीक है, तो एल की जगह, इस एल की जगह शिफ्टिंग क्या कराते रहेंगे, 0, 1, 2, 3 और फिर माइनस में -1, -2। ठीक है, तो सबसे पहले तो y ऑफ n के अंदर मैं स्टार्ट कर रही हूँ 0 से। ठीक है, अपनी आसानी के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ 0 से, फिर मैं 0 से चाहे पॉजिटिव साइड पे चली जाऊँ, फिर नेगेटिव साइड पे चली जाऊँ, लेकिन मुझे ये बस 5 वैल्यूज निकालनी है। तो स्टार्ट मैंने 0 से क्या किया, यानी y ऑफ n -0, तो वो वही वैल्यू होगी जो यहाँ पर मैंने प्लॉट किया n-0 का, मतलब मैंने कोई भी शिफ्टिंग नहीं कराई। सही है, अब क्या कराएंगे, वही प्रोसीजर कि हमारे पास उसमें 4 स्टेप थे, यहाँ 3 स्टेप्स हो जाएंगे। उसमें फर्स्ट स्टेप था कि शिफ्टिंग करानी है, हमने शिफ्टिंग नहीं करानी। शिफ्टिंग के बाद डायरेक्ट हमें क्या कराना है, मल्टीप्लीकेशन कराना है। फिर उसके बाद हमने क्या कराना है, समीशन कराना है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन करा देंगे इन दोनों की। मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था सैंपल टू सैंपल मल्टीप्लीकेशन होगी। -2 पे यहाँ पे सैंपल मौजूद है, लेकिन यहाँ पर -2 पे सैंपल मौजूद नहीं है, तो -2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखें, -1 पे सैंपल की वैल्यू 2 है और यहाँ -1 पे सैंपल की वैल्यू 1 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। -1 पे क्या आ गया, सॉरी 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2। -1 के ऊपर वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। फिर उसके बाद 0 सैंपल की बात करते हैं। 0 सैंपल पे यहाँ पर 3 वैल्यू है और 0 सैंपल पे यहाँ पर 2 वैल्यू, 3 2 द 6। तो 0 सैंपल के ऊपर वैल्यू क्या आ गई मेरी, 6। उसके बाद 1 सैंपल पे 4 है और यहाँ 1 सैंपल पे 3 है, तो 4 3 इक्वल्स टू 12। सही है, उसके बाद ना इधर इस तरफ वैल्यू ना इस तरफ वैल्यू। अब इन तमाम को हम सम कर लेंगे। सम किस तरह से होगा, अच्छा मैंने ना एक गलती कर दी, मतलब गलती तो नहीं की है, खैर मुझे ना इसको यहाँ प्लॉट करना चाहिए था, रिजल्टेंट को नीचे इसके। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको क्लोज कर लें। हम्म, ठीक है, ये आ गया। अब हम हमें क्या निकालना, हमें लेना है y ऑफ, मैंने पुट क्या किया है, l की जगह, l की जगह क्या पुट किया है मैंने, कौन बताएगा मुझे मैंने l की जगह क्या पुट किया है? 0। 0 पुट किया है l की जगह, तो मुझे y की क्या सीक्वेंस मिली, y ऑफ 0 क्या मिली मुझे यहाँ पर,
इन सारी वैल्यूज को अब क्या करेंगे, हम एडअप कर लेंगे। प्लस ऐड 6 प्लस करेंगे 12 2 प्लस 6 प्लस 12, तो क्या मिल गया मुझे वैल्यू रिजल्टेंट 20। और अभी थोड़ी देर पहले क्या हमने टेबुलर किया था, तो टेबुलर के अंदर हमें 0 के ऊपर 20 ही मिल रहा था, ये देख लीजिए आप। सही है, टेबुलर में हमारे पास 0 पे हमें 20 ही मिल रहा था और ग्राफिकल से 20 ही मिल रहा है। दैट मीन्स ये बात प्रूव हो गई कि ये हमने सही किया है। उसके बाद अब L इक्वल्स टू -1 -2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। जब L इक्वल्स टू -1 करेंगे, दैट मीन्स कि ये वाला जो ग्राफ था इसको मुझे क्या करना है, 1 यूनिट स्लाइड करना है। स्लाइड किस सेंस में करना है, पहले तो यहाँ पर मैं पुट करके देख लेती हूँ मुझे क्या स्लाइड करना है, y ऑफ n माइनस माइनस ऑफ 1, दैट मीन्स के n प्लस ऑफ 1। ठीक है, n माइनस था, माइनस ऑफ 1 पुट करूंगी तो मैं क्या हो जाएगा, n प्लस ऑफ 1। दैट मीन्स कि अब जो ग्राफ है मुझे क्या करना है, इसको 1 यूनिट एडवांस करना है। प्लस का साइन आ गया ना, इसका मतलब क्या है, मुझे 1 यूनिट इसको एडवांस करना है। जब एडवांस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो सैंपल -2 पर था वो -3 पे चला जाएगा। -1 पे जो सैंपल था वो कहाँ आ जाएगा, वो -2 पर आ जाएगा। 0 पे जो सैंपल था वो कहाँ पर आ जाएगा, -1 पर आ जाएगा। और 1 पे जो सैंपल था 4, वो कहाँ पर आ जाएगा, वो 0 पर आ जाएगा। ये मेरा y ऑफ n प्लस 1 हो गया। जो आपने रिजल्ट लिखा है जी वो RXY होगा। हाँ, RXY होगा, बिल्कुल RXY होगा। ये RXY ऑफ 0। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाह रही थी शुरू में, जब मैंने कहा था ना कि आप लोग देखते रहा करें, क्योंकि बाज़ दफा ये होता है बात करने में या कोई बात समझाने में ध्यान लिखने की तरफ नहीं होता, लिखने में अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं छोटी मोटी। तो आप लोग नोट कर लिया करें, अगर कोई मिस्टेक मैं कर रही हूँ तो आप मुझे बता दें, मैं आपको बता दूंगी कि हाँ आप करेक्ट हैं या मैंने खुद जान के ऐसे गलत लिखा था। तो मैं यहाँ वाकई भूल गई थी, कन्वोल्यूशन का मैंने y ऑफ 0 लिख दिया था, तो ये आर एक्स ऑफ y 0 से ही डिनोट होगा इस तरह। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये एडवांस हो रहा है, एडवांस करा दिया मैंने पूरा, इस वाले पूरे सिग्नल को 1 यूनिट एडवांस करा दिया। जो -2 पे वैल्यू आ रही थी -3 पर आ रही है, स्लाइड करके सारी वैल्यूज इधर चली गई। अगेन हमें दोबारा किससे मल्टीप्लाई कराना है, उसी वाले फर्स्ट वाले x ऑफ n के ब्रैकेट से के सिग्नल से मल्टीप्लाई कराना है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दोबारा यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आप देख लें, -3 के ऊपर यहाँ वैल्यू मौजूद, लेकिन -3 पे यहाँ वैल्यू मौजूद नहीं है, -3 ब्लैंक है, 0 आ जाएगी -3 पे वैल्यू। -2 पे वैल्यू यहाँ मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, -2 के ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। -1 के ऊपर यहाँ वैल्यू मौजूद है 3 और -1 पे यहाँ वैल्यू क्या मौजूद है, 1। तो 3 1 इक्वल्स टू 3। तो -1 के ऊपर क्या वैल्यू प्लॉट हो जाएगी, 3। उसके बाद 0 पे यहाँ क्या मौजूद है, 4 है, और 0 पे वहां क्या मौजूद है, 2। तो 4 2 इक्वल्स टू 8। 0 पे क्या प्लॉट हो गया, 8। अब 1 पे यहाँ कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मैं 1 पे 0 ही आएगा। ठीक है, तो आर एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ -1 क्या आ गया मेरे पास, 3 + 8 कितना होता है, 11। और अभी लास्ट टेबुलर के अंदर हमने 11 ही वैल्यू फाइंड आउट हुई है। मैं अभी हमने जो की थी उसमें 11 ही वैल्यू आ रही। सही है, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, L ऑफ -2। L ऑफ -2 का मतलब क्या है कि इस वाले को मुझे 1 यूनिट मजीद एडवांस कराना होगा। पहले पुट करके देख लें y में वैल्यूज, y ऑफ n माइनस माइनस ऑफ 2 करेंगे हम पुट, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। एक स्टेप में करके दिखा देती हूँ, जिसको नहीं समझ आ रहा उसको समझ आ दीजिए, इस तरह से पुट हो रही है वैल्यू। तो y ऑफ n +2 हो जाएगा। n+2 का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज मेरी, ये तो +1 था ना, एक यूनिट बस इसको मजीद मुझे एडवांस कराना होगा। किस तरह से जगह जो -3 पे वैल्यू आ रही है वो कहाँ चली जाएगी, -4 पे चली जाएगी। जो -2 पे वैल्यू है वो -3 पर आ जाएगी। जो -1 पे है वो वैल्यू मेरी -2 पर आ जाएगी। और जो 0 पे वैल्यू है वो कहाँ पर आ जाएगी, -1 पे। नहीं, ये 4 वैल्यूज आ गई मेरे पास।
अगेन मुझे उसको क्या कराना है, फर्स्ट वाला जो सिग्नल था एक्स ऑफ एन, उस वाले से मल्टीप्लाई कराना है। चलें भाई, अब देखें कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। सिर्फ -1 वाली हो पाएगी, बाकी सारी वैल्यूज एनिश हो जाएंगी, क्योंकि -4 पे इसकी वैल्यू मौजूद है, -4 पे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, -4 पे 0। सही है। -3 पे भी y के ब्रैकेट में वैल्यू मौजूद है, y के सिग्नल में, लेकिन x में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। -3 पे भी 0, फिर -2 पे भी 0। अब -1 पे सिर्फ वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, जो कि -1 पे यहाँ क्या वैल्यू है, 4 है। -1 पे यहाँ 4 है, -1 पे यहाँ 1 है, तो 4 इंटू 1 4। सही है। फिर 0 पे यहाँ 2 है, लेकिन 0 पे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई 0 की वैल्यू मौजूद नहीं है, 1 की भी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो बाकी सारी वैल्यूज भी यहाँ पर आउटपुट ग्राफ के अंदर 0 आएंगी। तो आर एक्स ऑफ वाई -2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे कोई एडिशन ही नहीं हो रही है, एक ही खाली सैंपल की वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है। और हाँ, मैंने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू निकाली थी टेबुलर के अंदर, वही वैल्यू प्रूव हो रही है, 20 11 4। अब एक बस डिले की वैल्यू देख लेते हैं, बस उसके बाद हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमने वैल्यूज निकाली थी, 4 11 20, ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली है नेगेटिव एक्सेस की। अब पॉजिटिव एक्सेस की तरफ चलते हैं, एक वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी भी। अब क्या पुट करेंगे हम, L इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी बेटा? यस मैम। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? प्लीज रिस्पॉन्स कर दें। यस मैम। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? शायद कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है इसका, यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। कनेक्शन शायद थोड़ा सा वीक हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ना डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, L इक्वल्स टू 1 के लिए अब हमें करना है पुट, L इक्वल्स टू 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैंने L इक्वल्स टू 1 के लिए पुट करना शुरू किया, y ऑफ n -1 लिख दिया। L की जगह यहाँ जहाँ L था, वहां L की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, अब 1 पुट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि y ऑफ n वाला जो ग्राफ था, कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है ना मेरा बार बार, आप लोग देख रहे हैं या बस मुझे शो हो रहा है? ओ मैम, आपको शो हो रहा है सही। सही शो हो रहा है सब कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो n-1 मैंने यहाँ पर L की जगह 1 पुट कर दी वैल्यू। जब 1 पुट की तो अब मैं क्या करूंगी, y ऑफ n वाला जो मेरे पास ग्राफ था, उसको अब मुझे क्या कराना है, 1 यूनिट डिले कराना है। तो मैं 1 यूनिट डिले करा देती हूँ इसको। -2 पे थी, वहां चली जाएगी, -2 वाली वैल्यू -1 पर आ जाएगी। -1 वैल्यू मेरी 0 पर आ गई, 0 वाली वैल्यू मेरी 1 पर आ जाएगी, और 1 वाली वैल्यू मेरी 4 पर चली जाएगी।
सही है। अब जब n-1 वाले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, बस 1 यूनिट डिले हो गया। देखिए 1 करने की वजह से 1 यूनिट डिले हो गया। तो -1 इंटू -1 1, 0 के दोनों सैंपल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू 2 4, 1 के सैंपल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 इंटू 3 9। सही है। 2 पे कोई सैंपल यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, तो 2 पे वैल्यू 0 आ जाएगी। सही है। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। वन प्लस 4 प्लस 9, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 14, और यही वैल्यू रिफ्लेक्ट भी हो रही थी। ठीक है। अब L इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। टू पुट करेंगे तो इस वाले को जो लास्ट ग्राफ था उसको 1 यूनिट मजीद हम डिले करा देंगे। तो जो वैल्यू 2 पे थी वो 3 पे आ गई, 2 वाली। अब देखिए 0 पे सैंपल है यहाँ पर मिनिमम, 0 से 0 वाले सैंपल को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 2, 1 सैंपल पे वहां पर 3 वैल्यू मौजूद है, यहाँ 1 सैंपल पे 2 मौजूद है। 3 इंटू 2 6। सही है। और 3 पे यहाँ वैल्यू मौजूद है, ओ सॉरी 2 सैंपल पे यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। 2 से ऑनवर्ड्स यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम यहाँ करें तो आगे वाली वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है। 6 प्लस 2 8। ठीक है। इस तरह लास्ट वैल्यू L इक्वल्स टू 3 की भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्रॉस कोरिलेशन का ग्राफिकल मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसका एनालिटिकल रह जाएगा, अभी वो देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर अब आपसे कहा जाए ऑटो कोरिलेशन परफॉर्म करें, ऑटो कोरिलेशन का मैं करवा नहीं रही हूँ, ग्राफिकल मेथड ये आप खुद करेंगे, नोट्स में मौजूद है, आप इसको देखेंगे और देख के खुद से कॉपी में या नोटबुक में इसको परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं है। एक सीक्वेंस में आपको दे रही हूँ, एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू 3 4 5। ठीक है। इस पे आपको ऑटो कोरिलेशन करना है। ऑटो कोरिलेशन के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। अभी फॉर्मूला क्या है, पूरा यही प्रोसीजर होगा, बस सिर्फ क्या होगा कि हमें y की जगह यही ब्रैकेट को दोबारा लेना है। तो ये फॉर्मूला पहले मैं बता देती हूँ आपको ऑटो कोरिलेशन का। बेटा प्लीज आप लोग वीएलई पे जाकर एक्सेस जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस जा रही है। तो प्लीज जो लोग नहीं लॉग इन होते हैं वो लॉग इन हो जाया करें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हर रोज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। एक्सेस जरूर कर लिया करें प्लीज।
सही है। ऑटो कोरिलेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, आप होते देखें पता नहीं दोनों कैसे जगह explain एक्स की ही सीक्वेंस है, बस एक दफा एक्स को फिक्स रखना है और एक दफा एक्स को स्लाइड कराना है। एक दफा एक्स को फिक्स रखना है और सेकंड टाइम एक्स को स्लाइड कराना है। बस दोनों जगह आप सेम सिग्नल प्लॉट करेंगे ग्राफिकल मेथड में, बस एक जगह फिक्स रखेंगे, एक को स्लाइड कराते रहेंगे और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराते रहेंगे। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला ये है। और आपको मैंने एक ब्रैकेट गिवन कर दे दिया है, आप दोबारा यही वाला ब्रैकेट लिखेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड में आप दोनों तरफ एक्स ऑफ एन प्लॉट करेंगे और उसको स्लाइड कराएंगे। वैसे ओरिजिन बता दीजिएगा इस ओरिजिन किस चीज का बता दूं बेटा? में से एक्स ऑफ एन जो आपने अभी डिक्लेयर किस चीज के लिए ओरिजिन? अच्छा, इसके लिए बता दूं ओरिजिन। हाँ, इसके लिए आप कुछ भी ले लें, ये वाला ले लें, 4 ले लें। हाँ, आप हो जाएगा। मेरा कनेक्शन लॉस हो रहा है, पता नहीं किसी वजह से ना, इंटरनेट में शायद कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए शो नहीं हो रहा था। देख लें आप। वैसे मैम भी खैर क्लास का टाइम मेरी शुक्र है खत्म होने वाला है, अभी लिमिट शुरू हुआ लेंथ है ये कैसे? प्रॉब्लम। मैं 1 मिनट आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं पहले। मैम इसमें ओरिजिन भी सेम रहेगा ना दोनों के लिए? आप लोगों की 1 मिनट में पहले अटेंडेंस ले लूं। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा जरा प्लीज, ये आप लोगों ने सिस्टम्स पढ़े थे? आप लोगों ने सिस्टम्स पढ़े थे? आप लोगों ने सिस्टम्स पढ़े थे। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने सिस्टम पढ़े थे, अगर सिस्टम के अंदर आपके पास ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ सिग्नल मिले तो आप उसकी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं? करके देखिएगा ये जरूर, कि आपको एक ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ सिग्नल मिले, एक सिग्नल हो, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने के बाद सिग्नल की वैल्यूज में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ गई। कोई प्रॉब्लम है आज की क्लास में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लिमिट लेंथ कैसे लेंगे? लिमिट लेंथ उसी तरह लेंगे जैसे आपने पहले ली है, बिल्कुल इसी तरह लेंगे। दोनों ब्रैकेट ऊपर नीचे लिखे, एक्स ऑफ एन दोनों इक्वल्स टू दफा 3 3 3 4 5, एक्स ऑफ एन 3 4 5। मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -1 से स्टार्ट हो रहा है। -1 टू कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? 3 3 6 -1 5 तक जाना चाहिए। -1 0 1 2 3 3 तक जाएगा। ठीक है, जी कोई क्वेश्चन है? अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो प्लीज दोबारा रिपीट कर दे, वो कनेक्शन मेरा ना बार बार लॉस्ट हो रहा है, बार बार कनेक्ट हो रहा है। बेटा ये डिफरेंस है कि दो टाइप टाइप की कोरिलेशन है। क्रॉस कोरिलेशन के अंदर हमेशा दो सीक्वेंसेस होती हैं, दो अलग अलग सिग्नल।
हाँ बेटा सॉरी, कनेक्शन मेरा फिर लॉस्ट हो गया था। ऑटो कोरिलेशन के अंदर और क्रॉस कोरिलेशन में ये डिफरेंस है कि क्रॉस कोरिलेशन में दो सीक्वेंसेस होंगे जिनको कोरिलेट कराया जाता है, सही है, यानी एक डिफरेंट सिग्नल है उसको डिफरेंट सिग्नल के साथ कोरिलेट कराते हैं तो रिजल्टेंट आता है, ठीक है। और ऑटो कोरिलेशन के अंदर सेम ही सीक्वेंस होती है या सेम ही सिग्नल होता है, सेम सिग्नल को उसी सिग्नल से कोरिलेट कराते हैं और रिजल्टेंट फिर चेक किया जाता है। कनेक्शन ही बार बार खत्म हो रहा है क्या? नहीं ऐसे भेज रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लास ना खत्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं, मेरा ना कनेक्शन बार बार खत्म हो रहा है, 5 मिनट वैसे भी रहते हैं, तो क्लास एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो अब मैं सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास रख रही हूँ आपकी। सैटरडे को आप लोग बता दें 10 बजे सुबह सही है या 11 बजे, 11 o'clock पे सही रहेगा या 10 o'clock पे। बस उसमें लास्ट कुछ भी थोड़ी बहुत चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, बस इसका सिर्फ एनालिटिकल मेथड रह गया है। मैम 10 बजे शायद दूसरे सर ने अरेंज की हुई है एक्स्ट्रा जी क्लास। मिस ऑलरेडी क्लासेस है सैटरडे को। एमएसपी के सर ने रखी हुई है एक। अभी ले लें। जी नहीं अभी अभी क्या ले लो? ले लें फ्री टाइम। आपका टाइम फ्री है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो रहा है बेटा कि मेरी जो है ना ये मेरा कनेक्शन बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। 5 मिनट देख लेती हूँ मैं, अगर कनेक्शन सही आता है तो सही है, कंटिन्यू कर लेती हूँ एनालिटिकल के लिए। आपकी क्लास नहीं है अब इसके बाद? नहीं है। नहीं है, खत्म हो गई है क्लासेस। मिस 2:30 1 बजे का ब्रेक। 2:30 है भाई। मिस फिर आप सैटरडे को ही रख लें किसी भी टाइम, यार फिर डिस्कस कर लें। सैटरडे रख लें 11 से 1। असल में ना पता नहीं क्या हो गया, इंटरनेट का मेरा कनेक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है अभी, या तो कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, कुछ हो रहा है, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मैं अभी कंटिन्यू करूंगी ना, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा बस डिस्कस कर लूं, पूरी मेरी बात भी कंप्लीट नहीं हो पा रही। टॉपिक आप लोगों का बस तकरीबन खत्म हो जाएगा। कोरिलेशन का हम एनालिटिकल मेथड करेंगे तो बस हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो एनालिटिकल मेथड सैटरडे को हम बस थोड़ा सा एनालिटिकल मेथड डिस्कस कर लेंगे, और वो भी आप जिस तरह कॉन्वोल्यूशन में देख चुके हैं सेम वही प्रोसीजर है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है, थोड़ी बहुत बस एल की के की जगह एल की वैल्यूज पुट होंगी। और एक 3 मार्क्स का मिड टर्म के पेपर में एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है डीएफटी का, जो मिड टर्म के बाद टॉपिक स्टार्ट, मतलब मिड टर्म से पहले ही स्टार्ट होना था लेकिन टाइम लिमिटेशन की वजह से हो नहीं पाया, तो वो बस मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कस करूंगी। सही है, उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आएगा पेपर में, क्योंकि हमें सीआईएस के रिस्पेक्ट से पेपर बनाना था। सीआईएस में 3 मार्क्स उसके ऐड हैं डीएफटी के, तो वो डीएफटी टॉपिक तो बहुत लेंथी है, वो मिड टर्म के बाद ही हम करेंगे। ठीक है, तो डीएफटी का टॉपिक हम मिड टर्म के बाद ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकल थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आप लोग भी इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा पेपर के रिस्पेक्ट से। बाकी 3 मार्क्स का थ्योरेटिकल बस टॉपिक होगा वो, और बस कोरिलेशन का एनालिटिकल मेथड है जो मैं सैटरडे की क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आप अपने सीआर को बता दीजिएगा कि जो टाइम आप लोगों को कन्वीनियंट है, तो मैं उस टाइम पे क्लास आपकी स्केड्यूल कर लूंगी। अगर सैटरडे के अलावा किसी और टाइम पर करनी है तो वो भी आप मुझे अपनी सजेशन अपने सीआर के थ्रू पास करवा दें, तो आप लोगों की जो भी आप लोगों की सजेशन है वो अपने सीआर के थ्रू आप पास करवा दीजिए, तो मैं देख लूंगी। अगर मेरी भी टाइम कन्वीनियंस वहां पर होगी तो मैं वहां स्केड्यूल कर लूंगी। बस एक क्लास हमें चाहिए, वन वन आवर की ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्लास हम अपनी एंड करते हैं, मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन जो है ना डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो बात अपनी खत्म करते हैं।
इसने रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं की।